और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए अगली खबर, 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार और भी उनके साथ 26 नए मंत्रियों ने भी शपथ ली। आखिरकार बिहार की राजनीति में नया सफर एक बार फिर से पुराने अनुभव के साथ शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बतौर बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 26 मंत्रियों जिन्होंने शपथ ली उनमें भाजपा के 14 मंत्री, जेडीयू के 8, चिराग के 2 मंत्री और एक मुस्लिम चेहरा भी शामिल रहा। 20 सालों बाद भी बिहार की सत्ता का मानो पर्यायवाची बन चुका है नीतीश। इन 10 बारों में नीतीश कुमार कब कब बिहार के सीएम बतौर कार्यकाल के रूप में रहे, किन किन गठबंधन के साथ, इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। भाजपा एनडीए के साथ भी बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री काफी टाइम रह चुके हैं। और शपथ ग्रहण समारोह के बाद नीतीश कुमार पीएम मोदी को पटना एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। इस दरमियान वो मोदी के पैर छूने लगे लेकिन पीएम ने उनको रोक लिया और जब उनके बेटे ने भी नीतीश कुमार के पैर छू रहे थे तो वो इमोशनल हो गए। ये शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पटना के गांधी मैदान में हजारों की संख्या में लोग बाग इकट्ठे हुए। पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण के दौरान भी गमछा लहराकर बिहार वासियों का अभिवादन किया, स्वागत किया और ये नीतीश कुमार के बेटे हैं जिनको उन्होंने गले लगाया। वही देखिए बिहार चुनाव में बिना लड़े ही कुशवाहा के बेटे बने नीतीश के मंत्री हैं। इस बार बिहार कैबिनेट को 10 नए चेहरे मिले मंत्री पद के रूप में, जिसमें एक मुस्लिम शख्स भी शामिल हुआ और बाहुबली रीत लाल को हराने वाले राम कृपाल को भी मौका मिला। 26 मंत्रियों में से 3 महिलाएं भी हैं और बीजेपी कोटे से भी बिहार में ये 14 मंत्री बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगली खबर, अब ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म आपसे या किसी भी कस्टमर से नहीं वसूलेंगे किसी भी तरीके का हिडन चार्जेस, क्योंकि आखिरकार सरकार के नियम के बाद फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जोमेटो, स्विगी समेत 26 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डार्क पैटर्न फ्री हो चुके हैं और ये कंपनियां इंटरनल या थर्ड पार्टी ऑडिट के बाद सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए को सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर भी सौंप चुकी हैं। बाकी आए दिन आपको बताऊंगा जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो जो चेकआउट पेज होता है उसके ऊपर हर कुछ ही प्राइस टैग एक्स्ट्रा ऐड कर दिए जाते हैं कंपनियों की तरफ से, जैसे डोनेट फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, और वो चेकआउट के दौरान छोटा सा अमाउंट ऑलरेडी सेलेक्टेड होता है, राइट। तो सरकार का कहना है कि अब अगर आपको ऑनलाइन किसी भी तरीके की शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर इस तरह के हिडन चार्जेस नजर आए तो तुरंत आप शिकायत दर्ज कराएं 1915 इस नंबरों पर। फिलहाल तो 26 प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने डार्क पैटर्न को खत्म करने के लिए ये अनुपालन की घोषणा की है। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत के मानव निर्मित फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल निर्यात में बढ़ोतरी हुई है और सरकार का प्लान है 2030 तक $100 अरब तक ये पहुंचने की उम्मीद है। केंद्रीय टेक्सटाइल विदेश राज्य मंत्री की तरफ से ये जानकारी दी गई। और वहीं देखिए अमेरिका ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ घटिया बयानबाजी की। ट्रंप ने 60वीं बार ये दावा किया कि मेरी धमकी पर पीएम मोदी ने कहा था कि हम युद्ध नहीं करेंगे। जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इन घटनाओं को लेकर आए दिन आपको बताऊंगा ट्रंप क्रेडिट लेते रहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध मैंने रुकवाया, मैंने सीज फायर करवाया वगैरह वगैरह, राइट। तो अब ट्रंप ने एक बार फिर से यह दावा किया है कि मैंने 350% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। उसके बाद मोदी का मेरे पास फोन आया और तब पीएम बोले कि हम जंग खत्म कर चुके हैं। मतलब देखिए भारत पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई उसमें ट्रंप का कहना कि मैंने मोदी पर यह प्रेशर डाला था और न सिर्फ मोदी पर बल्कि भारत और पाकिस्तान दोनों को 350% शुल्क लगाने की धमकी दी थी। तो मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों ने मुझे फोन किया। ये अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नया दावा किया जा रहा। हालांकि हमारे भारत सरकार ने ट्रंप के इस दावे को डिनाई कर दिया, नकार दिया। भारत बोला कि कब तक झूठ बोलोगे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और इतना ही नहीं, हैरानी वाली बात तो ये है दोस्तों कि अमेरिका की तरफ से अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को हराया उल्टा। मतलब देखिए, और जम्मू का जो पहलगाम अटैक था उसको भी अमेरिका ने अपनी इस रिपोर्ट में किसी तरह का आतंकी हमला नहीं माना है। तो अमेरिका की इस रिपोर्ट पर पाकिस्तान तो खुश हो गया। पाकिस्तान बोला कि हमारी जीत पर मुहर लग गई है, अमेरिका ने ठप्पा लगा दिया। ये अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन की लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को बड़ी सैन्य कामयाबी मिली है और इस रिपोर्ट में पहलगाम अटैक को भी विद्रोही हमला माना गया। तकरीबन 800 पन्नों की ये रिपोर्ट जारी की गई यूएससीसी ने। तो इस रिपोर्ट के बाद काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। कांग्रेस बोली कि क्या पीएम मोदी इस रिपोर्ट का विरोध जताएंगे। इस रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि राफेल की इमेज को भी नुकसान पहुंचा और पाकिस्तान को चीन से खुफिया इंटेलिजेंस भी मिले। अमेरिका द्वारा चीन पर नजर रखने के लिए ये यूएससीसी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था और इसी की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से अभी तक इस रिपोर्ट पर किसी भी तरह का कोई तर्क बयानबाजी नहीं आ रही है। इधर फिलहाल कांग्रेस का भी कहना है कि भारत को अमेरिकी रिपोर्ट स्वीकार्य नहीं है। इस अमेरिकी रिपोर्ट में चीन और पाकिस्तान की झूठी तारीफ की गई है और जिस अमेरिकी रिपोर्ट पर पाकिस्तान उछल रहा था, चाइना ने खुद उस रिपोर्ट को बकवास बताया और कहा कि यही तो भारत की लाइन है। तो ये कुछ भारत अमेरिका के बीच जो कंट्रोवर्सी वाला माहौल चल रहा दोस्तों, इस बीच एक बड़ी डील साझेदारी भी हुई है। देखिए भारत के पास भी आया तो पिघल जाएंगे पाकिस्तान के टैंक, अमेरिका देने जा रहा ऐसा ब्रह्मास्त्र है। बात कुछ यूं है कि अमेरिका ने भारत के साथ एक डिफेंस मिलिट्री डील की है
इस वजह से पाकिस्तान समेत भारत के दुश्मन देशों की नींदें उड़ जाएगी। और इस डील के तहत अमेरिका भारत को 100 टैंक किलर मिसाइल देगा। ये मिसाइल टारगेट की गर्मी पहचान कर हमला करती हैं। कुल 775 करोड़ की ये बड़ी डील हुई है भारत अमेरिका के बीच, है ना। देखते हैं आगे भारत सरकार और विदेश मंत्रालय की तरफ से इस अमेरिकी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ बयान अपडेट सामने आते हैं। जो भी खबरें आएंगी मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ ये 9वीं प्री बजट बैठक की। आगामी बजट 2026-27 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। यूनियन बजट 26-27 को लेकर पर्यटन क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने एक अलग से बोर्ड बनाने की भी मांग की वित्त मंत्री के साथ इस बैठक में, है ना। और बड़ी खबर आ रही है, पंजाब राज्य में किसानों ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की। कहा कि हम इस दिन करेंगे रेलवे ट्रैक जाम। एक बार फिर से पंजाब में किसानों ने बड़ा ऐलान किया। किसान संगठनों का कहना है कि अगले महीने 17 और 18 दिसंबर को वे डीसी ऑफिस के बाहर धरना देंगे और अगर किसानों की चेतावनी है कि उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो फिर 19 दिसंबर को पूरे इलाके में रेलवे ट्रैक में जाम कर बड़ा रोष विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसानों की ये कुछ प्रमुख मांगे हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, खेतीबाड़ी से जुड़ी एक चौंकाने वाली वैज्ञानिक रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि जो किसान भाई लोग अपनी खेतों में कीटनाशक दवाइयां वगैरह छिड़कते हैं ना, तो इन कीटनाशकों की वजह से किसानों में डिप्रेशन और याददाश्त की कमजोरी बन रही है, याददाश्त की बीमारी बढ़ रही है। और इसके साथ ही अब ICMR ने इसको लेकर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करने की मांग भी की है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल में कृषि प्रधान क्षेत्रों में एक सर्वे अध्ययन किया और उसमें इस बात का पता चला है कि कीटनाशकों, जीवाणुओं के दवाइयों के संपर्क में आने से किसानों में डिप्रेशन, याददाश्त का कम होना और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ये चाहता है कि किसानों को इस बारे में जागरूक किया जाए, समझ रहे हो। तो ICMR ने इसको लेकर एक सरकार को सुझाव भी दिया और कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने की जरूरत है। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही कि इस चालू वित्त वर्ष में देश का रक्षा उत्पादन यानी डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो 2.25 लाख करोड़ रुपए ले जाने का लक्ष्य तय किया है। भारत में 65% रक्षा उपकरण अभी हमारे ही देश में निर्मित हो रहे हैं, यानी मेड इन इंडिया है। और डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2014 से लेकर 2024-25 पिछले 10 सालों में देख सकते हैं आप 34% तक की ग्रोथ मिली है। और इसी तरह से भारत के ये डिफेंस प्रोडक्शन के डेटा भी आप देख सकते हैं, पिछले साल के मुकाबले भी इस साल अच्छी बढ़ोतरी हुई है। और वहीं दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि हमारे देश में सहकारिता क्षेत्र में भी 4 गुना वृद्धि हुई है। NCDC ने दी 95,200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी। चलिए अगला अपडेट देखिए। रेलवे की तरफ से खबर आ रही है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस वीकेंड बंद रहेगी भारतीय रेलवे की एक खास सर्विस। टिकट बुक करने से पहले जान ले टाइमिंग। दरअसल 22-23 नवंबर को दिल्ली में रेल टिकट बुकिंग की सेवाओं में कुछ घंटे की रुकावट आ सकती है। दरअसल रेलवे पुराने कोड स्विच को नए से बदलने के कारण पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम PRS की सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रखेगा। यही वजह है कि इस टाइमिंग के दौरान आपको रेलवे टिकट बुकिंग कराने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है टेलीकॉम सेक्टर को लेकर कि 100 करोड़ के पार पहुंचेंगे भारत में जल्द ही 5G यूजर्स। मोबाइल डेटा कंजप्शन भी डबल हो जाएगा। आने वाले 5 सालों के अंदर यानी 2031 तक भारत में 1 अरब से भी ज्यादा 5G ग्राहक हो जाएंगे और मोबाइल डेटा यूज करने के मामले में दुनिया भर में भारत देश का दबदबा आगे भी बना रहेगा। टेलीकॉम सेक्टर को लेकर ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। और वहीं खबर देखिए, देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि भारत में इजराइल की कंपनियों के लिए निवेश के ये बड़े अवसर हैं। वाणिज्य मंत्री ने भारत इजराइल व्यापारिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और इस दौरान कहा कि दोनों देशों के बीच अपार संभावनाएं हैं। और देखिए, इंडिया इजराइल FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी तेल अवीव से ये बड़ी खबर आई है। भारत और इजराइल के बीच एक और ऐतिहासिक डील पर भी मुहर लगी। इसके तहत भारत इजराइल के बीच ये पहला मुक्त व्यापार समझौता ऐतिहासिक रूप से हस्ताक्षरित किया गया है, जिसमें वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उधर इजराइल के अर्थव्यवस्था व उद्योग मंत्री नीर बरकत ने इस समझौते को लेकर सहमति जताई है। भारत और इजराइल दोनों देशों को 14 साल का लंबा इंतजार था जो आखिर खत्म हुआ। और ये समझौता क्या रहा, मुख्य रूप से इसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अभी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से लेकर इस वक्त 60 सदस्यीय भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ इजराइल की 3 दिवसीय यात्रा पर है और इसी दरमियान ये अहम समझौता हुआ है ना। और वहीं एक और अपडेट आ रहा है कि भारत और UAE यानी दुबई वगैरह संयुक्त अरब अमीरात के बीच भी मजबूत साझेदारी हो रही है। अबू धाबी में भी तेजी से बढ़ रही है भारतीय कंपनियां। ये कहना है ADD-ED के चेयरमैन अहमद जसीम अल जाबी का। चलिए अगला अपडेट देखिए। तकनीक में प्रवासियों का योगदान असाधारण है। US वीजा नीति में बदलाव के बीच गूगल के CEO सुंदर पिचाई की तरफ से ये अहम बयान देखने को मिला। खास करके टेक्नोलॉजी के सेक्टर में प्रवासियों और भारतीयों का दबदबा ज्यादा है दुनिया भर में। खुद CEO सुंदर पिचाई भी गूगल के जो है वो भारतीय हैं। और वहीं दोस्तों, दुनिया भर में बढ़ते AI को लेकर भी सुंदर पिचाई बोले कि AI एक दिन बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO की भी जगह ले लेगा। उन्होंने कहा कि अब हर पेशे में AI का उपयोग सीखना बहुत ही जरूरी है
जो इसे अपनाएंगे वे दूसरों से बेहतर करेंगे। ये खुद एग्जैक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का, जो कि 2015 से ही गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ हैं। उनका कहना कि एआई नौकरियों को लेकर कितना खतरनाक हो सकता है, तो इस सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि भविष्य में एआई आसानी से सीईओ को भी रिप्लेस कर सकता है और खास करके युवाओं को हर पेशे में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना चाहिए। राइट, आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, बेल्जियम का सर्वोच्च न्यायालय अगले महीने 9 दिसंबर को प्रत्यर्पण के खिलाफ मेहुल चोकसी की अपील सुनेगा। भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को लेकर अब ये कोर्ट में मसला चल रहा है। और वहीं इधर देखिए आप, अनिल अंबानी की 1400 करोड़ की और प्रॉपर्टी जब्त कर ली ईडी ने। अब तक कुल 9000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये कार्रवाई की गई ईडी की तरफ से। अनिल अंबानी समूह पर यह बड़ा शिकंजा कसा गया है। और वहीं खबर देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि चुनाव आयोग का एसआईआर बहुत ही खतरनाक है, इसे रोकें। उन्होंने इसको लेकर इलेक्शन कमीशन को एक लेटर भी लिखा और कहा कि ये बिना प्लानिंग के हो रहा है। इस बीच बीएसएफ ने भी दावा किया कि रोज तकरीबन 150 अवैध बांग्लादेशी लौट रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और इसी को रोकने की मांग की है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से, है ना। वहीं खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल विधानसभा से पास बिलों को न लटकाएं, बिल मंजूर करें, लौटाएं या राष्ट्रपति को भेजें, लेकिन बिलों को पेंडिंग ना रखें। भले ही ऐसे बिलों की कोई डेडलाइन नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर देरी हुई तो हम उन मामलों में दखल देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी जारी की है सभी राज्यों के राज्यपाल विधानसभा वगैरह को लेकर, अलर्ट जारी किया है ना। वहीं खबर देखिए, हमारे देश के आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि अगर मुस्लिम ईसाई लोग भी भारतीय संस्कृति अपनाएं तो वो भी हिंदू ही है। हिंदुत्व धर्म की सीमाओं में नहीं बंधा है, हर एक धर्म को अपनाने वाला भी हिंदू हो सकता है। आरएसएस प्रमुख हिंसा के बाद पहली बार मणिपुर राज्य पहुंचे और यहाँ उन्होंने ये वाकई में बहुत ही एडवांस बयान दिया है, जिसे समझने वाले ही समझ सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, मुस्लिम लोगों के विवाह और तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। कहा कि तलाक ए हसन ये कोई सभ्य समाज में ऐसी प्रथा नहीं है जिसे स्वीकार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि ऐसी प्रथाओं का आविष्कार कैसे करते हैं लोग आखिर, और ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए ही कोर्ट को दखल देना पड़ेगा। दरअसल ये तलाक ए हसन क्या होता है, इसको लेकर इस्लाम क्या कहता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। एक महिला ने याचिका डाली थी। जैसे मुस्लिमों में पहले 3 तलाक होता था ना, 3 बार तलाक 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 बोल दिया तो महिला से तलाक हो जाता था, राइट। तो 3 तलाक से अलग है ये तलाक ए हसन। वैसे 3 तलाक प्रथा को तो बंद कर दिया गया हमारे देश में, सरकार ने इसके खिलाफ कानून भी पारित कर दिया है, लेकिन अब तलाक ए हसन क्या होता है, तो इसको लेकर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष का यह कहना है कि ये मुस्लिम पति पत्नी के बीच एक तुहर के दौरान 3 बार तलाक का कार्य पूर्ण होता है। जैसे अलग अलग समय में 3 बार पति द्वारा महिला को तलाक दिया जाता है। तुहर उस अवधि को कहा जाता है जब महिला हर महीने मासिक धर्म से गुजरती है और फिर पवित्र हो जाती है। तो 3 बार ऐसे सेशन में एक मुस्लिम पति अपनी महिला को जब तलाक तलाक बोल देता है तो उस स्थिति में उसे तलाक माना जाता है, राइट। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर इस तरह की अनोखी सभ्यताएं आविष्कार कैसे कर लेते हैं ये मुस्लिम लोग, और तभी सुप्रीम कोर्ट बोला कि ऐसी प्रथाओं में कोर्ट को दखल देना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी पति अपने वकील या किसी अन्य को अपनी ओर से पत्नी को तलाक नोटिस देने का हक नहीं दे सकता है। हम ऐसी परंपराओं से महिलाओं की गरिमा को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। ये भी तलाक ए हसन पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। तो इस मामले पर भी अभी सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं फाइनल फैसला क्या आता है। और फिलहाल देखिए अगली खबर, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट पेश की गई। ईडी ने ब्रिटेन के संजय भंडारी से जुड़े केस में उनको मुख्य आरोपी बनाया। आपको पता होगा इसी साल जुलाई महीने में भी इनसे पूछताछ हुई थी और अब ईडी ने इनके खिलाफ चार्जशीट भी पेश कर ली है। इस मामले पर अदालत अब 6 दिसंबर को विचार करेगी। और खबर देखिए, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इतिहास का महा अनुभव केंद्र बनने जा रहा। 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे इसका इनॉग्रेशन और इसमें जीवंत होंगे महाभारत के पात्र। गीता संदेश भी सुनाई देगा, जिसे देख सकते हैं आप, द्रौपदी का अग्निकुंड से पैदा होना दिखाया गया है और भी महाभारत के कई सारी चीजें आपको इसमें 3D में देखने को मिलेगी। तीरों की बौछार, भगवान कृष्ण का अर्जुन को उपदेश, द्रौपदी चीर हरण समेत महाभारत के सभी बड़े इवेंट हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आपको एक बार फिर से दिखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को इस सेंटर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी आज G20 समिट में भाग लेने के लिए जोहान्सबर्ग भी जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेंगे पीएम मोदी अब अगले 3 दिन तक। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए, एक तो बंगाल की खाड़ी में नया चक्रवाती सिस्टम बन रहा है, जिसके चलते तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इन राज्यों में चक्रवाती तूफान का खतरा भी मंडराया हुआ है और 21-22 नवंबर को इस नए लो प्रेशर एरिया के बनने की संभावना है दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर। इस वजह से दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भारी बारिश भी देखने को मिलेगी और अगर ये तूफान बना तो इस तूफान का
नाम होगा सेन यार। बाकी मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में ठंड का प्रकोप देखने को मिल ही रहा है। देखिए मध्य प्रदेश के 6 जिलों में शीतलहर चल रही है। शाजापुर सबसे ठंडा इलाका देखने को मिला। हिमाचल के भी 29 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। राजस्थान के माउंट आबू में पारा 0 डिग्री पहुंचा और अभी भी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। एमपी में भोपाल, इंदौर समेत 6 जिलों में आज भी अलर्ट है। इधर राजस्थान की बात करें तो माउंट आबू में 0 डिग्री टेम्परेचर के बाद बर्फ जमने लगी और उसकी बूंदे भी बर्फ बन गई, देख सकते हैं आप। हालांकि दिन में धूप निकलने के बाद कड़ाके की सर्दी से थोड़ी लोगों को राहत मिली। इधर पहाड़ी राज्य हिमाचल में देखिए 29 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी नीचे चल रहा है और उत्तराखंड में भी ठंडी हवाओं से गिरा पूरा तापमान। पहाड़ी इलाकों में बादल छाए, निचले क्षेत्रों में कोहरे की भी चेतावनी और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले जो पहाड़ी इलाके वाले क्षेत्र हैं वहां बर्फबारी की भी संभावना है। पंजाब में भी देखिए तापमान बढ़ा, 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका दिन का अधिकतम तापमान और अभी 2 सप्ताह तक बारिश वगैरह की संभावना नहीं है। वही देखिए उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा फिर लौटेगी। प्राचीन पैदल मार्ग पर तकरीबन 5.5 किलोमीटर का ट्रैक का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है और अगले साल 2026 से पुराने रास्ते से आप केदारनाथ धाम की यात्रा को वापस कर पाएंगे, है ना। और झारखंड राज्य में अगले 5 दिन मौसम में बदलाव की संभावना है। हल्का कोहरा छाया रहेगा, आंशिक बादल भी देखने को मिलेंगे। कुछ जगहों पर बारिश वगैरह की भी चेतावनी है। 2 डिग्री तक गिरेगा पारा। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश वगैरह की गतिविधियां देखने को मिलेगी, है ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। देखिए आप स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स 446 अंक चढ़कर 85,633 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 140 अंक की बढ़त देखने को मिली है। वहीं रिपोर्ट सामने आ रही कि अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 20% तक चढ़ सकता है क्योंकि जेपी को खरीदने के प्लान को भी मंजूरी मिली। बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी पूरी दिवालिया हो चुकी है जेपी। और देखिए उत्तर प्रदेश में अडानी को बड़ा झटका लगा। बिजली नहीं खरीदेगी अडानी से अब यूपी सरकार। लोगों से प्रति यूनिट 75 पैसे तक ज्यादा वसूले अडानी कंपनी ने और जीएसटी की दर भी कम नहीं की। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने अडानी पावर से 1500 मेगावाट बिजली खरीद के प्रस्ताव पर तत्काल रोक लगा दी है। और खबर आ रही पूरी तरह विदेशी हो जाएगी फॉर्च्यून बनाने वाली कंपनी। अडानी ग्रुप बेचेगा इसकी आखिरी 7% हिस्सेदारी भी है। अडानी ग्रुप ने AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी को बिल्कुल एग्जिट करने का प्लान कर लिया। तो ये कुछ मार्केट अपडेट्स चल रहे हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब अपन खबरों में। देखिए खबर आ रही उत्तराखंड में बड़े स्तर पर सी बकथॉर्न का उत्पादन देखने को मिला। हार्ट हेल्थ से लेकर कैंसर तक के इलाज में ये काफी फायदेमंद सुपर फूड होते हैं। वहीं रिपोर्ट सामने आ रही कि हेल्थ इंश्योरेंस और भी सस्ता होगा। बढ़ते प्रीमियम पर सरकार रोक लगाएगी। एजेंट का कमीशन 20% तक घटाने और पैकेज रेट कम करने की तैयारी कर रही है सरकार। जीवन बीमा वगैरह को लेकर, है ना। और खबर आ रही दोस्तों चीनी वैज्ञानिकों के भरोसे चीन को टक्कर दे रहा अमेरिका। मेटा AI टीम 11 में से 7 रिसर्चर्स चीन के हैं, एक भी अमेरिकी नहीं है। देखिए जरा। और वहीं खबर है भारत ने रूसी तेल आयात घटाया। बीते 8 महीनों में 20% से ज्यादा कटौती की और अमेरिका और UAE से क्रूड ऑयल की खरीदारी बढ़ा दी है भारत ने। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जन्मी मादा चीता ने पहली बार 5 शावकों को जन्म दिया। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बधाई भी दी। मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना जिले में स्थित है कूनो नेशनल पार्क में चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया। भारत में ये पहला सफल प्रजनन हुआ चीता का। प्रोजेक्ट चीता को भी मिली सफलता। ये नन्हे शावकों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं ना। चलिए खबर देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में अनिल देशमुख के बेटे सलील देशमुख ने अचानक इस्तीफा दे दिया। पार्टी से इस्तीफा देकर पूरी तरह से राजनीति में हलचल से मचा दिया। और राजधानी दिल्ली में 16 साल के स्टूडेंट के मामले में 4 टीचर को सस्पेंड कर दिया। अगले महीने 14 दिसंबर को दिल्ली में रामलीला मैदान में कांग्रेस की बड़ी रैली आयोजित होगी। वोट चोरी और SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी के खिलाफ कांग्रेस ने ये घोषणा की है। वहीं दिल्ली में विदेश मंत्री S जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री से मुलाकात की। अभी ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री भारत दौरे पर आई हुई हैं। और देखिए नेपाल में फिर से भड़की हिंसा। शिमारा में जेन जी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला एक बार फिर से। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र प्रतिबंध भी बढ़ा दिया है। 24 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया। पाकिस्तान ने ऑफिशियली इसका नोटिस भी जारी किया। वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 अलग अलग राज्यों के दौरे पर निकली हैं। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर गई है राष्ट्रपति मुर्मू। और कुत्ता काटने की वजह से जान जाने वाले परिवारों को 5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। कर्नाटक सरकार की तरफ से मुआवजे को लेकर ये बड़ा ऐलान किया है। कल ही मैंने आपको इस अपडेट के बारे में डिटेल जानकारी बताई थी। चलिए अगली खबर देखिए। एक बड़ी दुर्घटना हो गई दोस्तों। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 400 फीट गहरी खाई में गिरी SUV, 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं खबर आ रही किसानों के लिए जरूरी सूचना। एक गलती की तो नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। फार्मर रजिस्ट्री के बाद अब एक और शर्त लगा दी है सरकार ने। पराली जलाने के प्रदूषण में अगर बढ़ावा दिया किसानों ने तो PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। पंजाब, हरियाणा वगैरह यहाँ ये ऑर्डर जारी हुए हैं ना, यूपी में भी। और खबर देखिए 9 दिसंबर को SIR ड्राफ्ट होगा पब्लिश। नाम न होने पर जारी किया जाएगा नोटिस। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। वहीं खबर है भारत की ऊर्जा क्रांति में बड़ी उपलब्धि देखने को मिली। दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रिन्यूएबल उत्पादक देश घोषित हो चुका हमारा देश भारत। रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन करने के मामले में, मतलब जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी वगैरह,
ग्रीन एनर्जी, इस तरह के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर चल रहा हमारा देश है ना। और देखिए पंजाब के 72 शिक्षकों का फिनलैंड में प्रशिक्षण करवाया जा रहा। राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया। असम राज्य सरकार इसी महीने 25 नवंबर को विधानसभा में पेश करेगी बहुविवाह विरोधी विधेयक। और फर्जी ईडी समन पर वित्त मंत्रालय ने चेतावनी दी, कहा कि QR कोड व पासकोड वाली नई प्रणाली से सत्यापन करें, क्योंकि आए दिन लोगों के साथ धोखाधड़ी के मामले देखने को मिल रहे हैं ईडी के फर्जी नोटिस के नाम पर। और देखिए रूस में भारतीयों को देखकर गदगद हो गए डॉक्टर एस जयशंकर, हाथ जोड़कर भारतवासियों से मिले वो। उनकी ये तस्वीरें भी सामने आ रही है SCO समिट की, देख सकते हैं आप। वहीं वायु प्रदूषण पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों की पोल्यूशन की वजह से राजधानी दिल्ली वासियों का दिमाग भी सिकुड़ रहा है। बच्चों और किशोरों के मेमोरी स्कोर में भी 22% तक की कमी देखने को मिली है। दिल्ली में देखिए प्रदूषण का एक और नया रूप, फेफड़ों से लेकर खून तक पहुंच रहे हैं PM 2.5 के कण, और इससे दिल्ली वासियों को कई गंभीर बीमारियों का खतरा और भी दुगुना हो गया है। मल्टी ऑर्गन हेल्थ क्राइसिस बताया जा रहा। अब दिल्ली के इन हालातों को देखिए जरा, कितनी गंभीर स्थिति है।